एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की जर्नी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब आपको लग सकता है कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर तो मैं क्यों देखूं, क्योंकि यहाँ पर ऑयल टैंकर, प्रोड टैंकर, केमिकल टैंकर की बात होगी, हो सकता है यहाँ पर क्रूज शिप की बात हो सकता है यहाँ पर फाइनेंस मैनेजमेंट की बात हो, जो कि एक सी फेयर के लिए जानना बहुत जरूरी है, या जो बनना चाहता है कि एक जहाजी की जिंदगी के क्या क्या चैलेंजेस हैं। मर्चेंट नेवी का कीड़ा कब काटा? सर स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है मेरी। मर्चेंट नेवी का कीड़ा एक्चुअली मुझे कभी काटा ही नहीं। तो जब पहली बार जहाज पे गए, कोई ईटीओ था सीनियर साथ में सिखाने के लिए? नहीं सर, नहीं था। कैसा लग रहा था फर्स्ट डे व्हेन यू जॉइंड? हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑन शिप? सर टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट डे तो गालियाँ पड़ी होंगी बहुत सारी चीज़। नहीं, बहुत बड़े बड़े रायते फैलाए हैं। पुराना 4th ईयर चला गया है, एक्सपीरियंस था, मैं गया हूँ और मैंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कंपनी को फ़ोन किया, भाई किस। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जो कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है। ब्रांच चाहे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर है, जिनसे हम बात कर रहे हैं, यंग इलेक्ट्रिकल ऑफिसर मनदीप, जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं। बट यहाँ पर डिस्कशन होगा भाई मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करी, आखिर ऐसी क्या खास बात लगी मर्चेंट नेवी में आए। एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की जर्नी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब आपको लग सकता है कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर तो मैं क्यों देखूं, क्योंकि यहाँ पर ऑयल टैंकर, प्रोड टैंकर, केमिकल टैंकर की बात होगी, हो सकता है यहाँ पर क्रूज शिप की बात हो सकता है यहाँ पर फाइनेंस मैनेजमेंट की बात हो, जो कि एक सी फेयर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, या जो बनना चाहता है कि एक जहाजी की ज़िंदगी के क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इस पॉडकास्ट को प्लीज़ सिर्फ एक इसलिए मत सोच के देखिएगा कि यार ये इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का, ये देखिएगा एक यंग ऑफिसर का है जिसने कुछ सपने देखे थे और जानते हैं कि पिछले 7-8 साल में वो सपने कितने पूरे हुए। सो आई वेलकम यू मनदीप आउट हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। हाउ आर यू? जय माता दी बड़ा साहब, कैसे हैं? जय माता दी, ऑल गुड। सो जो लोग नहीं जानते, मनदीप मैंडी वीलॉग के नाम से आप इनका ये इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे इनका वो चलता है, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम। एंड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स की दुनिया में बहुत कम इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जो कि इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं, उनमें से मनदीप जी एक हैं। और वहीं से इनके साथ जुड़े क्योंकि ये मर्चेंट नेवी डिकोडेड का इन्होंने कोर्स लिया हुआ था, ऑनलाइन कोर्स, और वहाँ से इनके साथ बातचीत बनती चली गई। सो अभी ये देहरादून आए हुए थे कोर्स करने के लिए STCW कोर्स फाइंडर के माध्यम से। तो भाई बोला कि बात कर लेते हैं। तो मनदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब किस चीज़ के लिए पहले पूछो, किस चीज़ के लिए? सर STCW कोर्स। थैंक यू भाई, थैंक यू, तुमने कोर्स फाइंडर को यूज़ किया भैया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ। और बिना वक्त का ज़ाया किए सीधा मुद्दे पे आते हैं। मनदीप, मर्चेंट नेवी का कीड़ा कब काटा? सर स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है मेरी। मर्चेंट नेवी का कीड़ा एक्चुअली मुझे कभी काटा ही नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली में मर्चेंट नेवी में कोई नहीं है। मैं बीटेक करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट हुई, उसके बाद हम चले गए जॉब कर रहे थे मुंबई में, L&T ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। अब उस टाइम पे पता नहीं था कि AC भी हम लोग बना रहे हैं, उसी में काम करेंगे, एयर सर्किट ब्रेकर पे काम करेंगे। एयर सर्किट ब्रेकर बना रहे हैं, यस सर। तो उन दौरान हम SSB की तैयारी कर रहे थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त। SSB का एक कीड़ा उस टाइम पे, वो एक मेन कीड़ा था कि इसको क्लियर करना है। कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, कभी स्क्रीन आउट हो रहे हैं, कभी रिकमेंडेशन आ रहा है तो मेरिट आउट हो रहे हैं। वो एक साइड चलता रहा और जॉब चलती रही। उसके बाद सर ये एक फ्री जॉब अलर्ट करके एक वेबसाइट है, उसमें देखा कि मर्चेंट नेवी का एक इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर का एक कोर्स निकला हुआ है। उसमें अप्लाई किया और वहाँ से फिर ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जर्नी, फिर वहाँ से चलते अब यहाँ पहुँचे। तो ETO की अगर जर्नी की बात करें, SCI MTI से आपने पास आउट किया और आपने SCI का जहाज ज्वाइन किया, कितने जहाज किए आपने SCI के? SCI में सर मैंने 2 जहाज किए हैं। कैसा था आपका एक्सपीरियंस SCI के साथ? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइनिंग SCI एंड व्हाट वर द रीजंस दैट यू लेफ्ट SCI? सीधा ऐसे पूछूंगा सर। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि SCI सबसे पहले एक आपको ग्रोथ देता है। एक फर्स्ट टाइमर जो बंदा जा रहा है, स्पेशली इंडियन जो है, SCI सबसे पहले आपको देता है एक एक्सपीरियंस, आपको प्रोडक्ट टैंकर का एक्सपीरियंस, केमिकल टैंकर का, कंटेनर का। डिसएडवांटेज सर आप ये बोल सकते हैं कि इंडियन रुपीस में सैलरी आती है, तो थोड़ा सा एक वो चीज़ है। दूसरा, आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता जितना एक्सपोजर आप ले सकते हैं। उसके चक्कर में फिर इंसान जो है शिफ्ट करता है। अदरवाइज SCI, JESCO, दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग इन मर्चेंट नेवी, एक एंट्री फील्ड। और कॉन्ट्रैक्ट कितना, कॉन्ट्रैक्ट का मैंने बहुत जगह सुना है, जैसे कि स्पेशली इंडियन कंपनीज की, एक तो सैलरी थोड़ी कम हो जाती है, यस सर। दूसरा मैंने सुना है कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ भी थोड़ी बढ़ जाती है। यस सर, कंपैरेटिव टू प्राइवेट कंपनीज SCI का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा स्लाइटली, एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी है। सो योर प्राइमरी रीजन टू शिफ्ट टू फ्लीट मैनेजमेंट दैट टाइम वाज इट द सैलरी और द एक्सपोजर और गोइंग टुवर्ड्स न्यू चैलेंजेस? व्हाट वाज दैट? सर यू कैन से ऑल ऑफ दैट। थोड़ा सारा था, एक्सपोजर भी लेना था, इंडियन से US डॉलर पे आना था और COC भी क्लियर करनी थी, तो उसके चक्कर में फिर हमने शिफ्ट कर लिया फ्लीट मैनेजमेंट में। अच्छा, जब ट्रेनी ETO शिप पे गए
तो फिर फ्लीट मैनेजमेंट के बाद फिर बाकी जर्नी पाएंगे। Yes, sir. तो फर्स्ट शिफ्ट तुम्हारा एससीआई में था, राइट? करेक्ट सर। और एज ए ट्रेनी ईटीओ गए होगे? यस सर। तो जब पहली बार जहाज पे गए, कोई ईटीओ था सीनियर साथ में सिखाने के लिए? नहीं सर। नहीं था। तो यार कैसा लग रहा था फर्स्ट डे व्हेन यू जॉइंड? हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑन शिप? सर टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट डे तो जैसे आपकी वीडियोस में मैं देखता हूँ लोग बताते हैं इट वाज ऑलमोस्ट द सेम। जब इंजन रूम का दरवाज़ा खुलता है आपको समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो दुनिया हमने कभी देखी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे एक चेन है, 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, बड़ा साहब, तो कोई ना कोई है किसी को कुछ बताने के लिए। हाँ। तो वहाँ पे कोई सीनियर का ना होना, और ऊपर से आपको काम पता नहीं है, थ्योरी तो आप पढ़ के गए हो लेकिन वहाँ आपको पता नहीं है कि करना क्या है। आप हर चीज़ को हाथ लगाने से पहले आप थोड़ा सोचते हो कि कहीं मेरे से कोई ऐसा मैस ना हो जाए, कोई ऐसा फकअप मैं क्रिएट ना कर दूं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लोर अलग अलग हैं, मशीनरीज अलग अलग हैं, सबकी नॉइज़ अलग है, सबका ऑटोमेशन अलग है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। तो मुझे आप कह सकते हैं कि 10 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे 5-6 महीने लग गए स्टेबलाइज होने में। 5? तो गालियाँ पड़ी होंगी? बहुत सारी पड़ी सर। बहुत सारी पड़ी। कोई एक गाली बताओ जब पड़ी तुम्हें, मज़ेदार जो याद है किस्सा। अब उस टाइम बहुत दुख हुआ लेकिन अभी तुम एक लर्निंग फेज की तरह लेते हो। एक सर बहुत कोई बड़ा फकअप तो मैंने नहीं किया है, लेकिन एक मुझे हमेशा याद रहता है, जब भी कोई पूछता है, ऑफ द कैमरा भी कोई पूछता है, तो वही इंसिडेंट मुझे याद आता है। वो इंसिडेंट ये है कि CO2 रूम जो होता है उसमें एक पायलट वाल्व का एक असेंबली रहती है, राइट। आपको याद होगा उसकी जो प्लास्टिक है वो बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, जो उसका कवर रहता है ओके। पायलट वाल्व का। ओके, ये याद नहीं मुझे। डोर। हाँ यस, डोर। हाँ, बहुत उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उसका कुछ स्पेसिफिक नाम है उस चीज़ का। तो वो बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक है। तो कल हमारी वेटिंग है, तो बड़ा साहब ने बोला, बड़ा साहब ने नोटिस किया कि वहाँ पे थोड़े हिंजेस वाइब्रेट करते हैं ज़्यादा। अच्छा। तो उन्होंने फिटर को कहा कि यार ये ट्रेनी बंदा है, इसको CO2 रूम दिखाओ और वो जो है उसको थोड़ा सा टाइट करने का कुछ अरेंजमेंट करो, सो दैट ज़्यादा हिलने की वजह से कोई क्रैक ना आ जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। अब फिटर भाई भी थोड़े से एनर्जेटिक थे, लेके गए मुझे कि यार तुझे दिखाता हूँ CO2 रूम कैसा होता है, बॉटल्स कैसी होती हैं, ये वो सब। हम वहाँ गए रोप लेके। अब वो भी भूल गए कि CO2 का जो पायलट वाल्व सेक्शन है वो सॉफ्ट प्लास्टिक वाला है, या उनको शायद वो भी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। उन्होंने जब फर्स्ट नॉट लिया, रोलिंग भी कर रहा था शिप थोड़ा, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि यार एक साइड से तू रोप पकड़, एक साइड से मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है, आपने देखा। जैसे हमने थोड़ा सा उसको टाइट किया, वो सारा खुल के हमारे ऊपर गिर गया। बड़ा साहब को जब पता चला, पायलट वाल्व की जय माता दी हो गई, सब कुछ गिर गया। वो ब्रास की जितने भी आपकी सेक्शंस है वो सारे नीचे लटके हुए हैं। बड़ा साहब आके, अब आप खुद बड़ा साहब हैं तो आपको पता है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कल आपकी वेटिंग है तो क्या रहा होगा। तो गालियाँ तो इतनी गाली, मतलब एक ही बार में 8 महीने का पूरा कोटा पूरा हो गया। बट एनीवेज बड़ा साहब को ये पता था कि इट वाज ट्रेनिंग ईटीओ था और नहीं ज़्यादा पता था। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में जब यार तुम पहली बार गए तो AC रीफर, थोड़ा सा बियॉन्ड टॉपिक जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नॉट फॉर नॉर्मल व्यूजर्स, बट आगे काम की चीज़ आएगी जब ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, क्रूज़ की बात करेंगे। बट अभी यहाँ पर बात करना चाहता हूँ मैं कि यार एक नॉर्मल ETO के लिए यार मेगर टेस्टिंग, क्लैम्प मीटर टेस्टिंग, एयर सर्किट ब्रेकर पे काम करना है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई कि बॉयलर पर ऑटोमेशन प्रॉब्लम आ गई, तो आदमी थोड़ा लॉस नहीं हो जाता कि मतलब तब कैसे धीरे धीरे कैसे हैंडल कर रहे थे? दिस इज़ फॉर इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग दिस यंग इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जो कि जहाज पे जाते हैं और इनको सीधा जाते हैं काम पकड़, ये करो ये करो ये करो, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल टू जज देम, अबे आगे ऐसे कुछ भी नहीं आता है, अबे आगे ऐसे कुछ भी नहीं आता है। करेक्ट सर। सर इसमें जो आपने ये बात बोली ये बिल्कुल सही है। ये रास्ता एक्चुअली एक गलत रास्ता है, जो मैंने भी शायद किया था। हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि फर्स्ट शिप सेकंड शिप में बस सारे काम मुझे कोई सिखा दे और मैं ट्रेंड हो जाऊं, जो कि एक बहुत गलत रास्ता है। आप एक दिन में सारे काम नहीं पकड़ सकते, 6 महीने में आपको धीरे 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 एक काम सीखने की ज़रूरत है। अब इसमें फेलियर ये होता है कि जब आप ऑटोमेशन में कोई फॉल्ट आ रहा है, आप थ्योरी तो पढ़ के आए हो लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स ये हैं, आपको लाइन डायग्राम में बहुत इश्यूज़ है। लाइन डायग्राम अगर आप पढ़ भी लेते हो तब आपको ये नहीं पता ये रिले है, ये कॉन्टेक्टर है, इसके बाद क्या हो रहा है, ये करूँगा तो ये क्या होगा। और जो थ्योरी में पढ़ा और जो प्रैक्टिकल शिप के ऊपर, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर भी हो सकता है। टोटल डिफरेंस सर, हो सकता नहीं सर, इट इज़ अ टोटल डिफरेंस। तो वो चीज़ मैं आपके पॉडकास्ट में ये ज़रूर बोलूँगा कि आपके कोर्सेज़ हैं, अगर उनके थ्रू बच्चा पढ़ रहा है, या फिर अगर आपकी नॉलेज पहले से स्ट्रॉन्ग है, कोशिश करिए कि इनिशियल ईयर्स में लाइन डायग्राम जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स को ज़रूरी है वैसे ही ETO को, बजाय इसके कि वो मशीनरीज़ के बारे में अलग से नॉलेज ले, पहले आप लाइन डायग्राम से शुरू करें, क्योंकि जब एक्चुअल प्रॉब्लम आएगी तब सबसे पहले आप ही खड़े होंगे
और सब आप मैं इसमें बस सब इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स के लिए कि मर्चेंट ने भी डिकोडेड पे एमएनडी फ्लिक्स बनाया। ऑटोमेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। इसके अलावा मनूवरिंग डायग्राम, हाइड्रोलिक सर्किट, ये सब कुछ एक थाली के चट्टे बटे हैं, ये सब आ जाए। क्रेन सिस्टम आना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल पैकेज जिसके अंदर करंट से शुरू करके, एटम से शुरू करके हम AVR से लेकर बाकी जगह के, क्योंकि लोगों की थ्योरी कमजोर होती है। खैर एनीवेज, कमिंग गाइस, डू नॉट टेक इट एज अ प्रमोशनल एडवाइस, प्लीज प्लीज प्लीज। बट मुझे लगता है कि ये इट इज़ अ वैल्यू एडिड थिंग जो लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी आपको देखना नहीं देखना, फ्री ट्रायल वीडियोस जाके देखिए, बट देखिए जरूर। गाली खाने से गाली तब भी पड़ेगी जहाज पे, नहीं रोक पाऊंगा मैं, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये कि शायद कम हो जाए। बट सर इसमें एक एडवांटेज ये है कि आज से अगर मैं 6-7 साल पहले कंपेयर करूं तो उसके मुकाबले अगर आप एक ही जगह पे सारे कोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे हो तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द यंग जनरेशन। यार मुझे पता है वैल्यू ऐड हो रही है, बट धीरे धीरे टाइम लगेगा। चलो खैर आगे चीज़ पे आते हैं। सो ये तो हो गई गाली की बात हुई। सो कोई एक ऐसा इंसिडेंट मुझे याद करके बताओ जहाँ पर यार पहली बार लगा यार, कुछ ओवरहॉल कर रहे थे, एक्साइटेड तो थे, बट गजब डर था यार कि अगले दिन ये काम होने वाला है और मेरे को नहीं आता है और ये कैसे होगा। और कभी ऐसा हुआ है तो कभी हाथ खड़े करे हैं जहाज पे कि जैसे मैं 4th ईयर था तो जब मैं जहाज पे गया, एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी ये नहीं डरा किसी से कि यार मैं चीफ ईयर था, मैं शिप पे जाके सबको बोल देता कि मुझे लेथ नहीं आती, मेरे को वेल्डिंग नहीं आती। तो हर कोई लोग पीपल टेल मी कि अपनी स्ट्रेंथ बताने का, वीकनेस कभी नहीं बताने का, लोग फ़ायदा उठाएंगे। एंड आई एम ऑल दी वे ऑपोजिट। मुझे लगता है कि मेरी वीकनेस सबको पता होनी चाहिए भाई, इससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि अब उससे ख़राब तो मैं नहीं हो सकता। द मोमेंट एज ए चीफ आई टेल देम कि मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, दैट गाइज जज्ड मी, इससे नीचे तो नहीं जाऊंगा। बट उसमें सर कभी कभी ये डिसएडवांटेज में भी चला जाता है, लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करने लग जाते हैं कि अग्रीड, जज करें ना यार, मैं तो चाहता हूँ जज करें, लेट देम टेक मी ओवर हियर। भाई मैं तो चीफ ईयर था, 32 साल का, मैं तो कैडेट से भी यंग लगता था, तो लेट देम जज। मेरा रोल एक हफ्ते बाद शुरू होता है, जहाँ पर कोई 32 साहब अटके तो बड़ा साहब साथ में बोल, अरे मैं आपकी हेल्प करता हूँ लाइन डायग्राम में। सेकंड साहब कहीं अटके, अरे मैं आपकी हेल्प करता हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई नो दिस जॉब वेरी वेल। कोई 3rd ईयर अटका यहाँ पे, तो देन सो यू गेट वैल्यू फॉर द नॉलेज दैट यू हैव, नॉट बिकॉज यूर चीफ इंजीनियर आउट देयर। एंड वो तो वक्त का लोगों को पता चलेगा ना। अब दूसरा रहता कि मैं बोल दूं मैंने ये भी करा था लास्ट शिप पे, ये भी करा था, ये उखाड़ा था, इमेज मैंने यहाँ पहुंचा दी, प्रॉब्लम है बॉलर की निकल कर। कई बार प्रॉब्लम शिप पे सॉल्व नहीं होती हैं। Yes. मैंने बहुत बड़े बड़े रायते फैलाए हैं। कई बार मैं बहुत इरिटेट हुआ हूँ कि एक छोटी सी क्रेन की प्रॉब्लम थी, 3 दिन लग गए और मैंने 14 लोगों के साथ काम किया, और मैं इतना इरिटेट हुआ जिसमें प्रॉब्लम छोटी सी कॉन्ट्रैक्टर की निकली, मैंने अपने को बस कमरे के अंदर जाके 2 चपाट लगा, मजाक नहीं हो रहा, उतना गुस्सा है कि मैं नॉर्मली मेरा टैलेंट मानता हूँ कि मुझे लोगों का काम कम करना है जहाज पे। दैट इज़ व्हाट माय रोल इज, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग पेड, कि मेरी जनता को संडे मिल जाए और अच्छे से टाइम पे 9 से 5 काम करके, 8 से 5 काम करके निकल जाए। और यहाँ पर मैंने 3 दिन एक प्रॉब्लम में खींच दी जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, विच वॉज वेरी बैड। सो हैविंग सेड दैट, मैंने भी रायते फैलाए हैं, बट मेरे को लगता है कि मेरा स्किल सेट ये है कि अपने आप को पहले लो लेवल पे ले आओ। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, फिर उसका जो भी है फिर ऊपर की तरफ जाना, कितना जज कर लेगा कोई, मेहनत के आगे कुछ नहीं है। हमारा सर रायता फैला था जब आप जो मेंशन कर रहे हो कि हाथ खड़े कर दिए, तो मोटर ओवररोलिंग होती है, तो महीने में 4-5 आप मोटर ओवररोल कर रहे हो आप, मतलब मैं ईटीओ ओवररोल कर रहा है। तो सेकंड साहब ने एक चीज़ कही कि बॉयलर की जो एफडी फ़ैन है उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो यार इसको ओवरऑल करते हैं। एफडी फैट, ये मोटर काफ़ी बड़ी होती है बच्चों, 65 किलोवाट। हाँ। अब उसमें चैलेंज सर क्या है, अब आप समझोगे चैलेंज। उसका जो एरिया है, जो बल्कहेड है, दोनों पास में है और मोटर अंदर की तरफ लगी हुई है, नॉन ड्राइव एंड उसका पीछे साइड है, इम्पेलर अंदर है, और चेन ब्लॉक एक ही है, एक ही चेन ब्लॉक है। अब सेकंड साहब ने कहा, उन्होंने पहले ये कर रखा था, ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड, तो उन्होंने कहा कि कर लेगा, मोटर रोल कर लेगा। मैंने कहा हाँ सर हो जाएगा। अब फ्लो में मैं ये भूल गया कि उसका इम्पेलर कितना बड़ा है, उसको निकालना भी है। जब निकालने की बारी आई, सारा डिस्कनेक्शन कर दिया। अब मैं फिटर, हम दोनों बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये इम्पेलर सिंगल चेन ब्लॉक से सेकंड साहब भी बहुत मजे लेके गए हैं साथ में, उन्होंने बोला निकाल लेगा। उन्हें पता था कि यहाँ पर देखो कई बार ना सीनियर्स भी, इट इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो। यस सर। हर चीज़ अगर आप स्पून फीडिंग करके दे दोगे कि इसमें ऐसे लगाना, तुम्हारी इमेजिनेशन कहाँ गई, पूरे घोड़े खोल लो, खींच लो, नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ। दैट इज़ द रोल ऑफ द लीडर आउट हियर। वो भी सर एक एंथुजियाज्म क्रिएट कर देता है। हाँ, तो हमने इम्पेलर तक हम पहुँच गए। अब फिटर अपना दिमाग लगा के उसने अलग अलग जैक टूल बना लिया, सब करके देख लिया। बस एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि ये बाहर निकलेगा तो ऐसा ना हो कि दोबारा हम इसको लगा ना पाएँ, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज चल रही थी। और ये करते करते लंच टाइम ख़त्म हो गया। 3 बजे सेकंड साहब आए, उन्होंने कहा कि क्या हो गया, इम्पेलर निकाला नहीं अभी तक।
तो वो एक टाइम था कि हमने कहा कि सर अब आप ये तो इसे हाथ खड़े करना नहीं कहते, हाथ मैंने खड़े किए थे। यंग 4th इंजीनियर, फर्स्ट टाइम ऑन शिप, चीफ एयर मिले, कहते हैं जनरेटर पे काम है। सर मुझे जनरेटर पे काम करना नहीं आता है। जहाज 19 साल पुराना, MT नॉर्डिक रुथ, जनरेटर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, 30-30 40-40 हज़ार घंटे चले हुए जनरेटर्स, इंजन ज़्यादा चलता नहीं था, जनरेटर 3-3 चलते थे साहब, बोथ थ्रस्टर वगैरह, और पुराना 4th ईयर चला गया है, एक्सपीरियंस था। मैं गया हूँ और मैंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कंपनी को फ़ोन किया, भाई किस चू वाला वर्ड लगा के किसको भेज दिया जहाज पे, ये एक्सपीरियंस चाहिए था, कॉमन लैंग्वेज। तो कंपनी के सर जहाज का एक एडिट है, कंपनी का एडिट है, तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड आई हैड अ टफ टाइम। खैर एनीवेज, कमिंग टू योर जर्नी, मेरी तो जर्नी लोग सुनते रहते हैं, तुम्हारी सुने। सो यार ये बता मुझे भाई कि स्ट्रगल में अगर मैं पूछूँ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की, मैं अगर मेरे से कोई पूछे कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की जर्नी मुझे क्यों स्ट्रगल लगती है, एक तो यार वो अकेला आदमी है, बॉटम मोस्ट पार्ट से लेकर बिल्जेस से लेकर टॉप मोस्ट पार्ट मास तक, फॉरवर्ड मोस्ट पार्ट शिप से लेकर आफ्टर मोस्ट पास तक, इलेक्ट्रिकल की कोई फिटिंग है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वायर से लेकर, ये सारी चीज़ें भाई एक बंदे के पास है, एक ही बंदा है। दूसरी चीज़ मुझे कोई सबसे लगती है कि जो प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं होती है वो जहाज पे बत्ती साहब की हो जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अचानक निकल के आपके साहब, अरे सर वो रिमोट नया नहीं है, रिमोट काम नहीं कर रहा है, कौन देखेगा? बत्ती साहब देखेंगे। RO वाटर का फिल्टर काम नहीं कर रहा है, कौन देखेगा? बत्ती साहब देखेंगे। एंड बत्ती साहब के साथ चैलेंज क्या होता है, एक और, सॉरी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम बताने इसमें कहाँ ऐड कर सकते हो। बत्ती साहब का एक और चैलेंज होता है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को, जो बत्ती साहब कहते हैं कि उनका एक बॉस नहीं होता है, कहने को एक बॉस होता है कि बड़ा साहब को रिपोर्ट करना है, लेकिन ऊपर से कैप्टन साहब, अरे बत्ती साहब का काम आ गया, वो मैग्नेट्रॉन चेंज करना है। सेकंड ऑफिसर, अरे सर बत्ती साहब काम आ गया, वो प्रिंटर का रोल चेंज करना है। 4th ईयर बोलेगा सर प्रिंटर चेंज करना है। रात को 2 बजे सर ये अलार्म बज गया, बत्ती साहब को बुला लो कि ये अलार्म पे काम करना है। सो जहाज पे अगर मैं कुछ लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ मानता हूँ एज कम्पेयर टू चीफ है, सॉरी नॉट जजिंग, बट मैं अपने आप को कंपैरिजन कर रहा हूँ। बत्ती साहब फिटर ऑफ कोर्स, चीफ कुक, बिकॉज मंडे टू संडे 9 महीने लगातार कोई वो नहीं है, और जिस दिन सब बाकी सबकी पार्टी होती है सबसे ज़्यादा काम उनका है, उसको तो करना ही करना है। एक चीफ ऑफिसर, अगर वो ऐसे शिप पे जहाँ पर कि 2 चीफ ऑफिसर नहीं है भाई, 8 सुबह 4 से 12 तो करना ही करना है, उसके बीच में चार्टर का मैसेज आ गया तो जाना ही जाना है, और फिर शाम को 4 से 8 पहुँचना ही पहुँचना है। लोडिंग सारी इंजीनियर्स की तब होती है अगर जहाज पुराना और अनमैन्ड नहीं है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है, नॉट जजिंग, बट यहाँ देखो जो टाइम काम करते हैं वो 50 डिग्री 55 डिग्री में करना आसान नहीं है, बट जो मैं कंसिस्टेंटली बात करूँ तो दीज आर दी फ्यू रैंक्स दैट आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर। कहीं गलत हो तो मुझे बताइए। नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब इसमें फ़नी एलिमेंट मैं ऐड करता हूँ कुछ, जैसे आप कह रहे थे कि ये नहीं चल रहा है, प्रिंटर नहीं चल रहा है। आप हंसेंगे ये सुन के, शायद आपने पहले भी सुना होगा, कॉफ़ी मशीन नहीं चल रही है। अब आपका कोर्स लेके, आजकल तो स्टारलिंक लग गया, वाईफाई है, तो आपका कोर्स हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, PLC के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, सडनली कॉल आती है कि बत्ती साहब कॉफ़ी मशीन नहीं चल रही है, कैप्टन साहब बोल रहे हैं थोड़ा आ जाइए ऊपर, चले गए। अब आप कॉफ़ी मशीन के पास पहुंचते हो, चेक करते हो, अब आपको पता चलता है कि प्लग नहीं लगाया हुआ, तो उस टाइम पे सर आप कितना कंट्रोल करोगे किसी चीज़ को कि प्लग नहीं लगाए, उसके लिए भी बत्ती साहब आएंगे। तो नहीं देखो, वैसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वैसे मैं ना जब मैं शिप पे रहता हूँ, कहीं रहता हूँ, मैं एक चीज़ को बड़ा, मैं यहाँ पर भी जहाज पर, ये मेरा जहाज ही है सर। रोल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारा रोल इतना स्विच करता रहता है। मंडे हम बहुत हाई काम कर रहे होते हैं, और ट्यूसडे को हम कॉफ़ी मशीन को ठीक कर रहे होते हैं, वेडनेसडे को कुछ मैग्नेट्रॉन का काम आ गया, फिर मास्ट पे चढ़े हुए हैं, फिर गैली का कुकिंग रेंज कुछ हो गया, तो इट्स अ मिक्स। आई एग्री, और पूरा जहाज मेरा है, दैट इज़ वेयर आई, इसलिए कभी भी जहाज पे जब प्रॉब्लम होती थी बत्ती साहब की खासकर, और मुझे थोड़ा शौक रहता था, तो मुझे इलेक्ट्रिकल पढ़ने का, इसलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बने, मनूरिंग मुझे अच्छा लगता था। एंड आई हैव फाउंड सम अमेजिंग इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स इन माई लाइफ, बट पता है वो अच्छे क्यों होते हैं? चलो मैं तुम मेरे से पूछो कि सर एक अच्छे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर में ऐसा बड़ा साहब आप क्या देखते हो? सर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, मैं ये पूछूंगा एक बुरे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को आप कैसे पहचानते हो? चलो मैं दोनों चीज़ आ जाता हूँ इसके अंदर। एक बुरे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की पहचान मेरी नज़र में, यार अगर उसे अपना काम नहीं आता, बेसिक काम क्या हो सकता है, अगर उसे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ही पढ़ना नहीं आता, करेक्ट सर, उसे मैनुअल डायग्राम नहीं आता समझ आता है, हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम नहीं आता समझ में आता है, लेकिन उसे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम पढ़ना नहीं आता, उसे ये समझ नहीं आ रहा कि रिले कहाँ है, कैसे काम करेगी, उसके हाथ कांप रहे हैं पीसीबी निकालते हुए, या फिर वो रीडिंग को फर्जी पढ़ने में डाल रहा और मैं पकड़ लिया हूँ, एक बार ट्रस्ट गया मेरा, देन एवरीथिंग इज गॉन। मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता। खैर मुझे ऐसे बत्ती साहब नहीं मिले अभी तक, टचवुड में आई हैव सील्ड इन गुड कंपनी, जहाँ पर मुझे ऐसे नहीं मिले।
एक जहाज पे ऐसा हुआ कि ट्रेनी ईटीओ मिल आया था जहाज पे, और उसने वो 2-3 बार वो जहाज किया हुआ था, तो उसे वो भेजा था। और उस जहाज पे जब प्रॉब्लम हो गई, इट वॉज अ सीमेंट कैरियर, आई वॉज अ चीफ इंजीनियर। तो मैंने 2 दिन के अंदर वो पूरा मैनुअल तरीके से पढ़ डाला कि मतलब उस बत्ती साहब को सिखाने के लिए चीज़ है। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर अपनी वो नहीं करेंगे बात। हैविंग सेड दैट व्हाट आई वांट टू से इज कि एक अच्छे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को अपना काम अच्छे से आना चाहिए, बिना फंडे दिए। करेक्ट। फंडे दिए का मतलब क्या होता है, अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दो आपकी फंडे का मतलब क्या होता है। अभी मैं एक मीटिंग लेते हैं सोशल मीडिया की, तो जब मैंने अपनी सोशल मीडिया की टीम को बोला यार ये गलत है, तो उसमें से एक हमारे हैं जो थोड़े से फंडे मास्टर हैं, वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ सर ये गलत है, वो पहले ये बोलेंगे नहीं भैया ये चीज़ ऐसे हुई थी क्योंकि ना वो रह गई थी चीज़। तो मैंने दुनिया थोड़ी बहुत देखी है, तो इसे फंडा कहते हैं। कट दी क्रैप, इमीडिएटली एक्सेप्ट की देयर इज अ फ्लॉ एंड वी हैव टू इंप्रूव ऑन इट। फंडे नहीं देने हैं, तो ये चीज़। दूसरी, गाला नहीं मारना है कि मौज मस्ती चल रही है, ऊपर गए तो वहीं खड़े हो गए। काम कीजिए, काम दिखाइए। और एक अच्छे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की पहचान ये है जो कि ट्रबल शूटर सॉलिड है। और एक अच्छा इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ट्रबल शूटर मतलब प्रॉब्लम आई सॉल्व करके दे देगा, वो तभी बन सकता है जब उसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का कॉम्बिनेशन आता दोनों की है। नॉलेज। कारण है, बताता हूँ क्या है। अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल आता है तो जब आप जहाज पे जाओगे तो क्या होगा कि आपको सेकंड साहब आके बोलेंगे एकदम से बॉयलर नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिकल की फॉल्ट है देखो। इतने में बड़ा साहब आएंगे, बॉयलर की फॉल्ट है, बड़ा साहब, सेकंड साहब बोलेंगे बड़ा साहब मैंने बत्ती साहब को बुला दिया, आगे देखो। वो आ गए हैं, बत्ती साहब लगे पड़े, जैसे कि अभी कॉफी मशीन में हुआ। बाद में एक छोटे से सॉलिनॉइड वॉल्व का 100 पेज का मैनुअल है या फिर एक छोटा सा एक मैनुअल, कहीं वॉल्व कहीं बंद होकर जय माता दी हो गया। हाँ। और ये बहुत होता है। और यहाँ पर कई बार मैं जब जहाज पे था तो बहुत सारे इंजीनियर्स मेरे सेकंड साहब मेरे से नाराज रहते थे, क्योंकि मैं जब भी वो बोलते थे बत्ती साहब को बोलता था पहले आपने मैकेनिकल सारी चीज़ चेक कर ली है कि नहीं कर ली है। तो शायद इसलिए भी मुझे बत्ती साहब अच्छे लगते थे, या मैं उनका पेन पॉइंट समझता था, या मुझे इलेक्ट्रिकल क्योंकि थोड़ी समझ में आती थी तो मैं रिलेट कर पाता था कि हाउ डिफिकल्ट अ जॉब इज। इट इज़ वेरी इजी टू से कि यार ये काम कर लो, ये काम कर लो। बट सॉरी यार पॉडकास्ट तेरा, बट मैं अंदर से भरा बैठा हूँ तो थोड़ी चीज़ें निकाल दे रहा हूँ। बट बड़ा आसान है कि ये कर दो वो कर दो, बट इट इज़ नॉट ईजी। तो किसी और की लाइफ समझना बड़ा ज़रूरी है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। सो प्रॉब्लम बहुत सारी मैकेनिकल निकल जाती थी, बट अगर वहीं पर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, अब मैं बत्ती साहब को बोल रहा हूँ कि बत्ती साहब ये दिख रहा है मुझे, साहब ये तो नहीं हो पाएगा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इफ़ यू हैव द राइट एटीट्यूड, यू आर विलिंग टू लर्न, यू वांट टू लर्न, भाई आपको जहाज पे बहुत टाइम मिलेगा सीखने का। और इज्जत पहले 6 महीने में नहीं कमाओगे तो बाद में कमा लोगे, बट लगातार लगे रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं कुछ ऐड करना चाहते तो करो प्लीज़। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऐड करने वाली है। बड़ा साहब एक थे, वो कहते थे कि 6 महीने चाहे इज्जत मिले ना मिले, लेकिन जब साइन ऑफ करो अगर 10% भी तुम्हें याद कर रहे हैं लोग तुम्हारे जाने के बाद, तो मतलब तुम्हारी इज्जत है वहाँ पे, तुमने कर दिया है कुछ। अच्छा, किस किस जहाज पे ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ जहाँ पर तुमने, मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पर तुमने बहुत इज्जत कमाई, और एक ऐसा जहाज जहाँ पर यार जाते आते इज्जत बिल्कुल गवा दी थी? हो सकता है, मैं अपने बता दूंगा फिर केस। एक तो सर ये इम्पेलर वाला केस हो गया, क्योंकि साइन ऑफ पास में था, और वो सेकंड साहब थोड़े जो जैसे आपने बोला मज़े ज़्यादा लेते हैं। अभी वो पॉडकास्ट देखेंगे, वो उनको समझ में उन्हें दिखा भी देना जरा। वो देखते हैं आपकी वीडियो। अच्छा। वो देख लेंगे। उन्होंने पूरे जहाज में फैला दिया कि अरे ये 5-6 जहाज किए हुए बंदा, और फिटर भाई हमारे तो यार 20 साल पुराने फिटर भाई, XYZ कंपनी के बहुत फेमस, आपका हमने इतना नाम सुना, और ये है इम्पेलर नहीं निकाल पा रहे थे आप लोग। और अब स्टोरी टेलर आप जब बन जाते हो तो फिर चीफ कुक भी पूछता है कि साहब फिर आपने कैसे किया। तो फिर उसके बाद वो बनते हैं हीरो कि अच्छा फिर मैंने ये डाला, फिर मैंने वो जैक कैसे लगाया, इनका नट गलत था, बोल्ट गलत था, ये था वो था। अब वो हीरो बन गए। तो जाते जाते कैप्टन साहब थे, बहुत फ्रेंडली थे, आपके जैसा नेचर था। उन्होंने जाते जाते बोला कि यार ये बाद में खोल लेते एक लाइन बोली, ये बाद में खोल लेते। तुम्हारी तो बहुत चर्चा कर दी इन्होंने पूरे जहाज पे। तो एनीवेज वो एक मिक्स्ड फीलिंग थी। तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि तुम्हारे साथ ही हुआ है, तो मैं थोड़ा सा अपना ऐड करना चाहूँगा। मेरे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। तो एक जहाज ऐसा था मालिक, मतलब जिस पे यार पहले 3 महीने के अंदर मैं भगवान था, मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। 4th इंजीनियर, 3rd कॉन्ट्रैक्ट, आई वॉज सेलिंग ऑन BP शिप्स। तो वहाँ पर चीफ इंजीनियर सेकंड साहब में बिल्कुल नहीं बनती थी, और वहाँ पर बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम, मुझे इलेक्ट्रिकल में शुरू से शौक रहा, मतलब मुझे किसी भी प्रॉब्लम में शौक रहा है। तो वहाँ पर मैं इस पे काम कर रहा था, वर्किंग एयर कंप्रेसर पर, उसका एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर काम नहीं करता था। अब प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी हो सकती है, कोई पुराना एक्सपीरियंस होगा उसे बता देगा इसमें तो यही प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैंने पहली बार काम करा वर्किंग एयर कंप्रेसर पे, तो मैंने पूरा मैनुअल पढ़ा, बताया ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बड़ा साहब को लगा ये हीरा है। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम थी वहाँ पर AC सिस्टम में।
तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पूरा टाइम अकोमोडेशन गर्म ही रहेगी, हल्ले मचे पड़े हैं, और एसी अगर ठंडा नहीं कर रहा है तो पूरा ऊपर तक नीचे तक इंजीनियर्स पे क्वेश्चन मार्क लगता है। कॉल पे कॉल। और यार वो महीनों से चल रहा है। बड़ा सा मैं क्या करूँ, सिस्टम खराब है, सिस्टम में चीज़ें चल रही हैं, ये ऐसे ही चलता है। तो मेरे को पढ़ने का शौक था। मैंने ये, क्योंकि पहला जहाज मेरा बहुत खराब गया था, तो मैं जहाज पे मैनुअल पढ़ूंगा। तब मर्चेंट नेवी डिकोडेड नहीं था कि मैं ये चीज़ नहीं, तो मैं सबसे पहले लेता, माता रानी जानती है। रीज़न है कि मेरी बैंड इतनी बजी हुई थी, तो मैं बैठ के मैनुअल पढ़ रहा था। मैंने देखा यार ऐसा कैसे कि 2 सिस्टम दिया, 2 डिफरेंट इंडिपेंडेंट एसी सिस्टम थे, एयर हैंडलिंग यूनिट भी बिल्कुल अलग था। तो उन्होंने बोला था एक ही सिस्टम चला रहे थे। तो फिर मैंने बोला यार दूसरा क्यों नहीं, ये 2 जनरेटर चलाने पर इसलिए चलेगा। तो मैंने देखा अगर आप एक एसी सिस्टम चलाते हो तो उससे दोनों AHU यूनिट जुड़ जाते हैं और उसमें सॉलिड वाल्व ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। मैंने सर्किट डायग्राम पढ़ा, बड़ा सा को दिखाया, सॉलिड उसका सिग्नल है और दोनों AHU यूनिट उसके जुड़ जाते हैं, और ये चालू करो। तो वहाँ पर लेकिन बंद करके रख रहे हैं। उन्होंने बोला ऐसा तो होता ही नहीं होगा, सर्किट डायग्राम किसी ने पढ़ा नहीं। मैंने जाके, लेकिन मैं थोड़ा सा ये दिक्कत थी कि मेरे को ना, जैसे वो सेकंड साहब, उनको भी, मेरे को भी नाम का शौक था शुरू से, आज भी कीड़ा देख रहे हो, सोशल मीडिया पर आके वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मैंने ऐसे कि मैंने जाके सेकंड साहब, मैंने 32 साहब से डिस्कस करा। मैं स्ट्रेट अवे गया बड़ा साहब के पास। मैंने बड़ा साहब ये प्रॉब्लम आप देखिए। बड़ा साहब उसी टाइम नीचे कूदते कूदते एसी रूम में गए। उसी टाइम 32 साहब को बुलाया, 32 साहब ये चेक कीजिए, ये नहीं बोला कि मैंने बताया, चेक किया, हाँ काम कर रहा है। उसी टाइम AHU खोला कर 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा अकोमोडेशन सही, जो कि महीनों से प्रॉब्लम चल रही थी उसके बाद, और ये बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी। सो आई वाज जस्ट लकी। लेकिन जहाज पे हल्ले मच गए कि भैया ये तो जेम्स बॉन्ड आया जहाज के ऊपर। लिटरली ये जहाज बची। अब वो भी क्यों मचा, क्योंकि जब चीफ एयर आके बोला मैंने ठीक कर दिया, तो सेकंड साहब बोला झूठ बोल रहे हैं, 4 साहब ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, मैं थोड़ी बोल रहा था। तो आपको क्रेडिट मिल गया, इसलिए क्योंकि बड़ा साहब और सेकंड साहब में नहीं बनती थी, तो इसलिए क्रेडिट 4 साहब को मिलना ही था। क्योंकि जैसे ही बड़ा साहब ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अबे इसने नहीं करी, उन्होंने चीफ साहब को बोला 4 साहब ने करके दी है, इसका तो लेवल ये भी नहीं है। तो ये करते करते आप किंग हो गए वहाँ पे। वहाँ किंग हो गए। किंग ऐसे बने कि भाई माता रानी भी देखती है, हमने वाकई मान लिया कि हम किंग हैं, अपनी औकात भूल गए हम। तो जहाज पे एक दिन ऊपर क्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व चल रही है, प्रोविजन करने की प्रॉब्लम हो रखी है, वो सॉल्व होनी है। तो अनाउंसमेंट हो रहा है, 4 साहब प्रणीत मेहता प्लीज कम ऑन दी ब्रिज, वी नीड, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज रिपोर्ट टू द ब्रिज, प्लीज रिपोर्ट टू द ब्रिज। और भाई मैं ऐसे आके खड़ा हुआ हूँ, ऐसे देख रहा हूँ जैसे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। ऐसे टाइम में दिमाग, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है, तो पता नहीं क्या किया है मैंने, बट आई वॉज एन्जॉइंग दैट मोमेंट। उस चीज़ में क्या हुआ, ये आपके लर्निंग लेसन है। मैं यार घमंडी हो गया लिटरली। फिर मैंने सेकंड साहब को बाईपास करना शुरू कर दिया। मेरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग चीफ इंजीनियर को थी। चीफ इंजीनियर खुश कि मुझे एक बंदा मिल गया है, और यार इवन मैं 13 साहब मेरे कॉलेज के सीनियर थे, मैंने उनको ही बाईपास किया, विच इज़ बैड। टुडे आई फील दैट आई रिग्रेट। तो ये गलत हुआ मेरे से। अब लेकिन हर बाप का एक बाप होता है। फिर एक सेकंड साहब आए जहाज पे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पता नहीं मुझे देखते भी नहीं देखते, उन्होंने किंग को बुलाया। वो आए ऐसे बंदे जो वो काम में बहुत अच्छे, हर चीज़ में बहुत अच्छे, लेकिन एक नंबर के खड़ूस आदमी। उन्होंने यार 2 महीने के अंदर ये प्रूव कर दिया कि इससे बड़ा डर नलायक छिछोरा जिसको काम नहीं आता कोई नहीं है। उन्होंने प्रूव कर दिया, और मैं उस जहाज से बिल्कुल 0 बन के उतरा हूँ, और ये मैं कभी नहीं भूल सकता। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट। चलो इसमें सर एक चीज़ मैं भी ऐड करता हूँ, ये भी जैसे आपके साथ हुआ है, हम भी कभी हीरो बने थे, हर कोई बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम आता है, सबका टाइम आता है, अपनी स्टोरी में थोड़ा सा एलिमेंट कोई ना कोई डालता ही है। हमारा नमक मिर्च कैसे लगा, BWTS मार्केट में नया नया आया था। मेरा बैचमेट उस शिप से उतर रहा है, मतलब बाय चांस मैं ही उसको रिलीव कर रहा हूँ। अब मैंने BWTS कभी किया नहीं, उसने जो जो मुझे बताया, थोड़ा सा मैंने यूट्यूब में देखा, अल्फ़ा लेवल का था, तो मैंने जितना थोड़ा बहुत पढ़ा, अब मैंने अपने आप को किंग समझ लिया कि मेरे को BWTS आता है। इवन मशीनरी मैंने देखी भी नहीं है, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, कहाँ क्या लगा है, कौन सा पैनल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बड़ा साहब ने आके पूछा, फर्स्ट डे बड़ा साहब ने पूछा आपको BWTS आता है? यस सर आता है। पिछले शिप में किया है? हाँ सर किया है। ठीक है। अब वो बड़ा साहब इलेक्ट्रिकल में बहुत साउंड थे, फर्स्ट डे तो आपको नहीं पता चलेगा। TRO यूनिट था, कुछ प्रॉब्लम आई, बाय चांस मैंने कुछ किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो बड़ा साहब को कॉन्फिडेंस हो गया, यही लड़का है, यही मेरी नैया पार लगाएगा, इसको आता है, लड़का हीरा आया है। अभी आपको पता है TRO यूनिट में वैल्यू शुड बी 1.5 to 2.5। अगली बार जब हम पोर्ट पे पहुँचे तो चीफ अफसर को चलाना है BWTS, अब वो वैल्यू 1.8 पे आके 2.6 शूट कर जा रही है, पंप बंद हो जा रहा है। सेकंड साहब और बड़ा साहब की बनती नहीं थी। अब सेकंड साहब को ये हो गया, बड़ा साहब क्या करते थे, बत्ती साहब कहाँ हैं, मेरे साथ चलेंगे।
बती साहब मेरे साथ यहाँ जाएंगे, हम डेक पे जाएंगे तो मैं और बती साहब जाएंगे, एक कॉमन फ्रेंडशिप हो गई थी। क्यों? क्योंकि हीरो बन गए थे। सेकंड साहब को ये पता चल गया कि इसको ये काम नहीं आता, इसको BWTS के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। अभी उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया, उन्होंने पूरे मज़े लिए, पूरा जब तक एंड मोमेंट पे आके तब सेकंड साहब आएंगे, अच्छा ये है, ये होता है, ये करना है, ये सॉल्यूशन इतना डालना है, ये करना है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा भाई ये धीरे धीरे बड़ा सबको समझ में आया कि जो मैंने सोचा था वो नहीं है अभी। पर बाय द टाइम उनको समझ में आया, बड़ा साहब चले गए थे। देखो इसके अंदर क्या है, अभी जैसे कि BWTS की बात करें तो BWTS पैकेज हमारे पास है, आप लोग मर्चेंट नेवी डिकोडर पे जाके देख सकते हैं। एंड टू एवरी मरीन इंजीनियर आउट देयर, मर्चेंट नेवी डिकोडर, अगर आपको कभी भी गाली का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मर्चेंट नेवी डिकोडर पे जाके पैकेजेस जरूर देखिए जो कि आपके काम आएंगे। M&D फ्लिक्स, दिस इज रियली समथिंग इंपॉर्टेंट आई वांट टू टेल यू। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा ETO से निकल के बाकी जर्नी पे आते हैं। फ्लीट में कितने जहाज किए आपने? फ्लीट में 2 जहाज किए। 2 जहाज किए। फिर फ्लीट से सिनर्जी में क्यों गए? सर मैं अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ, बाकी किसी का तो नहीं बोल सकता। मेरा ओपिनियन था कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मल्टीनेशनल क्रू के साथ। तो मल्टीनेशनल क्रू में क्या रेटिंग सिर्फ वो थे? ऑफिसर्स भी मल्टीनेशनल थे, और मल्टीनेशनल होना एक बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्जन थी। जैसे हमारा 4th इंजीनियर फिलिपिनो है, 3rd इंजीनियर जॉर्जिया से है, 2nd इंजीनियर तुर्की से है, चीफ इंजीनियर इंडियन है। अब यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि ईगो प्रॉब्लम भी आ जाता है, क्योंकि उनकी कंट्री में कैसा डायलेक्ट है, उनकी कंट्री में कैसे अप्रोच है वो डिफरेंट है, हमारी कंट्री का डिफरेंट है। ऐसे करते करते कुछ खाने का भी डिसएडवांटेज हो जाता है। तो वो मुझे थोड़ा सा पुश कर गया कि नहीं, मैं फ्लीट से निकल के अब मैं सिनर्जी में। तो आपने ये कोई, क्योंकि जितना मैं समझता हूँ फ्लीट, सिनर्जी, एंग्लो, ये सब मैनेजमेंट कंपनीज हैं। Yes, sir. इनके पास डिफरेंट ओनर्स हैं। तो हो सकता है आप एक ऐसे ओनर के जहाज पे हो जहाँ पर मिक्स क्रू है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ फ्लीट के, सिनर्जी के, एंग्लो के बहुत सारे जहाज में पूरा इंडियन क्रू है या फिर इंडियन ऑफिसर्स हैं और रेटिंग सिर्फ वो है। तो नहीं, उस टाइम पे सर हमें नॉलेज नहीं थी। दैट कैन बी द रीजन। अगर आप ये चीज़, वैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये बात करते जल्दी स्विफ्टली मुझे शिफ्ट करना था और अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको। अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, सैलरी अच्छी मिल गई, तो वहाँ से हमने शिफ्ट कर लिया। सैलरी की बात करें तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी? सर अभी बोलूँगा तो अच्छा लगेगा, वीडियोस वाले सारे हैरान हो जाएंगे, बट जानना चाहते हो क्योंकि आज की सैलरी जाननी, लेकिन तब की सैलरी तो जाननी है। सर मेरा फर्स्ट शिप किया था 2018 में, और मेरी फर्स्ट सैलरी थी 10,000 INR, मतलब जाने 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। और अगर, अब मैं आपकी सैलरी नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर आपके एक्सपीरियंस वाला आप ही की तरह जहाज पे, आप ही की कंपनी में अगर कोई ETO सेल कर रहा है तो उसकी आज की डेट में सैलरी कितनी होगी? सर वो आराम से 5 से 7,000 डॉलर के बीच में रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन COC। तो एक मिड पकड़ लेते हैं $6,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, विच मेक्स इट अराउंड 5.5 लाख पर मंथ। यस सर, अप्रोक्सीमेट $90 चल रहा है। तो 10,000 से 5.5 लाख रुपये पर मंथ इन अ स्पैन ऑफ 6 ईयर्स, 6-7 ईयर। और यहीं पर अगर आप श्योर पे होते हैं, वो जो ACB वाली कंपनी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, एंड यार यहाँ पर तो चीज़ें, तो वहाँ पर आपका पे ग्रेड कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, बी ऑनेस्ट। सर मैंने BTech कंप्लीट किया था 2014 में, एंड जॉब मेरा हुआ 3 साल 2017 तक, देन ETO में मैं आ गया। तो 3 साल में आई रीच्ड अप टू $38,000। तो मेरे लिए 38,000 रुपीज़ 38,000 रुपीज़ पर मंथ। तो मेरे लिए तो वो भी एक डाउन ट्रांजिशन था कि 38,000 लेते लेते आप सडनली 10,000 रुपीज़ में आ रहे हो। तो ये भी अजीब सा यार सिस्टम, बड़ा हिम्मत है तुम्हारे अंदर। घर वालों ने बोला नहीं पागल हो गया ये? सर मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे को तो उस टाइम सैलरी भी पता नहीं थी कि पहले जहाज पे मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। आजकल जो नए लड़के आते हैं, नए कैडेट्स, जो मैं सुनता हूँ वीडियोस में भी और ऑफलाइन, तो हम भी तो वीडियो बनाते हैं, हम भी तो बताते हैं लोगों को कितनी सैलरी होगी। $500, $600, $400, और उनमें भी उनकी डिबेट चलती है कि ये तो कम है, ये ज़्यादा है। आप बिलीव करिए सर, मुझे फर्स्ट शिप में जाने से पहले ये पता नहीं था कि मेरे को इन हैंड कितना मिलेगा। तो 10,000 मुझे शिप पे जाके पता चला कि मुझे ये इतना मिलेगा। आई मीन कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आ गया था। तो तब तक मतलब बड़ा जिगरा है तुम्हारे में। कहीं बार ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो भी फायदा देती है। अच्छा अगर पता होता 10,000 मिलेगी तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते? सर शायद मैं छोड़ देता। नहीं करते, पक्की बात। अगर मुझे ETO कोर्स करने के टाइम पे पता चल जाता कि नहीं भाई अभी आप धक्के खाओगे थोड़ा। अब आप इमेजिन करिए 8 महीने में आप 80,000 पे कमा रहे और 38,000 तक आप थे, तो इसका मतलब अगर आप 6-7 साल और, तो आप तो 25% सैलरी पे आ गया अपनी, और मेहनत उससे ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, कन्फ्यूजन ज़्यादा, चीज़ें नहीं, वहाँ पे आप एस्टेब्लिश्ड हो,
अच्छा, वहाँ पर अगर अभी आप होते तो आपकी सैलरी कितनी होती है? जस्ट आस्किंग, जो आपके साथ में दोस्त वगैरह होंगे, अभी कितनी सैलरी होगी? सर वो उतना तो नहीं कर रहे हैं जितना हम कर कितना रहे हैं, अप्रोक्सीमेट? जस्ट बट आई थिंक मैंने सैलरी तो कभी डिस्कस नहीं करी उनसे, बट आई थिंक दे आर टेकिंग अराउंड 1.5 to 1.5 लाख, 2 आई थिंक। 2 लाख के आसपास। और अगर पकड़ ले उनका खर्चा कितना है वहाँ पर? अभी आप ऊना में रह रहे हो, अपने घर पे रह रहे हो? नहीं, अभी सर वो तो कोई बेंगलोर में है, हाँ, कोई मुंबई में है, तो उनका तो खर्चा आप जानते हैं कि प्राइवेट का खर्चा कैसा है, यहाँ से आप लेंगे यहाँ देंगे, हमारा खर्चा थोड़ा स्टेबल है। ईटीओ की लाइफ में दो चीज़ें, एक तो आपसे अभी दो चीज़ लिख लेता हूँ, एक तो डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि कहाँ पर हम मार खा जाएंगे, दैट इज़ वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और दूसरा प्रमोशंस। तो जहाँ पर ईटीओ की लाइफ में चैलेंजेस ये तो हैं, मुझे एक सबसे बड़ा चैलेंज जो ईटीओ की लाइफ में लगता है इज देयर आर नो प्रमोशंस, जो कि मुझे लगता है कि यार एक इरिटेटिंग फैक्टर किसी के लिए। आपके लिए कितना इरिटेटिंग फैक्टर है, या आपके लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है आपको टू गो? लाइक फॉर मी इट वॉज ऑलवेज एग्जाम्स, फोर्थ का एग्जाम, थर्ड बनना है, सेकंड बनना है, चीफ बनना है, चीफ बन के टैंकर पे जाना है, देन उसका मेरे पास कुछ है नहीं करने के, देन आई स्टेप्ड इनटू बिजनेस। आपको क्या मोटिवेट करता है? व्हाट इज नेक्स्ट? सर हमारा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो उसके हिसाब से सर आजकल की जो सैलरी पैकेजेस है वो नियर अबाउट, आपने वीडियोस में काफ़ी लोगों से बात करी है, $8,000 to $10,000 अगर आप क्रूज शिप पे हैं, नहीं तो टैंकर पे भी अगर आप केमिकल टैंकर, ऑयल टैंकर्स में हैं, तो यू कैन गेट अराउंड $7,000 to $8,000। तो ये मेरे ओपिनियन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि मैं शिफ्ट करने का सोचूं। एंड फॉर मी सर अभी सेटिस्फेक्शन की बात है, तो मैं जो काम कर रहा हूँ और जितना लेवल का काम कर रहा हूँ, आई थिंक ये सैलरी फेयर इनफ है, और कुछ सालों में अगर मैं इससे ज़्यादा थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। मन है एलएनजी पे शिफ्ट होने का या क्रूज पे शिफ्ट होने का? बिकॉज एलएनजी पे शिफ्ट होके तो आपकी सैलरी लगभग डबल के आसपास पहुंच जाएगी। यस सर, आई एम बीइंग डेड ऑनेस्ट। मतलब मैं तो सुने हैं ईटीओस जिनकी सैलरी $7,500 पर मंथ ऑल द अराउंड है, मतलब अप्रोक्सीमेटली $15,000 पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। और वहीं पर मैंने सुना है क्रूज पे भी सैलरीज बहुत अच्छी है। अगर आप अगेन क्रूज में जब आप एक अच्छी कंपनी में हो एंड यू स्टार्ट विद सेकंड, थर्ड ईटीओ, देन सेकंड ईटीओ, देन चीफ स्टाफ ईटीओ, देन टीफ ईटीओ, जितना मुझे ये रैंक से याद है, मैं राइट? यस सर। तो तब जाके सैलरीज बढ़ती है, एक ठीक ठाक सैलरी वहाँ पर। तो कोई प्लान है, एनी प्लान्स टू शिफ्ट टू द क्रूज लाइन और टू द एलएनजी कैरियर्स फॉर गेटिंग मोर सैलरी? सर अभी कीड़ा काट रहा है क्रूज शिप का। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ के 4-5 लड़के ऑलरेडी क्रूज शिप में जा चुके हैं। एंड हाउ, व्हाट आर देयर ओपिनियंस अबाउट द क्रूज शिप? वो क्या कहते हैं? अब ये दो चीज़ हो सकती है, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। कई बार लोग अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए बोल देता है। Yes, जैसे कि हो सकता है किसी को लगे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अरे यार, क्योंकि अब ये एसीबी सर्किट ब्रेकर की कंपनी से निकल के यहाँ पर आ गया तो जस्टिफाई करेगा ये डिसीजन सही था। हो सकता है वो तो अभी नंबर्स भी बोलते हैं कि भाई आपका बैंक अकाउंट बैलेंस भी हो सकता है, बट द थिंग इज, आर दे रियली हैप्पी देयर और दे फील कि नहीं यार ये बल्क कैरियर, ये वाली लाइफ ज़्यादा बढ़िया थी? व्हाट डू दे से? इट डिपेंड्स सर। अभी जो क्रूज शिप पे अभी सेल कर रहा है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे आपको 3 महीने बाद वापस आना है, आप हमारी तरह नहीं कर सकते कि आप 6 महीना 7 महीना आप आराम से घर बैठे हुए हैं। तो किसी के लिए ये फिजिबल है, किसी के लिए ये फिजिबल नहीं है। सेकेंडली, किसी को टैंकर लाइफ या बल्क कैरियर की लाइफ अच्छी लगती है। अब अगर वो शिफ्ट करके क्रूज में चला गया, मे बी देयर आर चांसेस कि उसको वहाँ जाके थोड़ा डिफरेंट लगे कि नहीं यार, या तो मैं बहुत सारे पैसेंजर्स को संभाल रहा हूँ, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काम डिपेंड है, कभी होता है कभी नहीं होता। क्रूज शिप मैं अभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस सुने वो सर बेस्ड ऑन ओपिनियंस हैं। अभी जैसे मेरा ओपिनियन है वो तो मैं तभी बता पाऊँगा जब मैं क्रूज़ पे जाऊँगा, बट मुझे एलएनजी से कंपेरेटिव क्रूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एलएनजी से क्रूज में इंटरेस्ट, कीड़ा कह सकते हो आप। ओके ग्रेट। सो ये भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है कि ईटीओ के अंदर, दैट इज़ अगर आपको सैलरी बढ़ानी है या आपको पैसे और कमाने हैं, तो जैसे इन्होंने शुरू करके आज केमिकल टैंकर्स पे अर्न कर रहे हैं, तो ये आगे चल के चाहें तो एलएनजी पे जा सकते हैं, फिर क्रूज पे जा सकते हैं। दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू हैव। अच्छा, केमिकल टैंकर के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ यार, तुम कि कैसा रहा? तुमने तो ऑयल टैंकर पे किया, प्रो टैंकर पे किया है, बहुत सारे हम चीज़ सुनते हैं कि केमिकल टैंकर्स पर रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों के बाल चले जाते हैं। यस सर। व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट? सर ये चीज़ें सही हैं, दीज आर नॉट एजम्पशंस। हर किसी का डिफरेंट अप्रोच है केमिकल टैंकर्स को लेके। जैसे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अगर आप बात करो तो यस, केमिकल टैंकर्स ज़्यादा हजार्डस हैं। एक हल्की सी गैस इनहेलेशन आपको 6 से 7 महीने का कोई इन्फेक्शन दे सकती है, एक्यूट इन्फेक्शन दे सकती है, आपके लंग्स का इफेक्ट हो सकता है, थ्रोट का हो सकता है, कई बालों में प्रॉब्लम है। अच्छा होता है, लेकिन है तो जब आप जहाज पे जैसे अब केमिकल, बहुत सारे लोग गंजे थे वहाँ पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने पूछी होंगी? एक तो कुछ आपने फेस करी होंगी,
तो आपने क्या फेस करी है वो बताइए। और जब लोग आपस में केमिकल टैंकर पे सेल करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स डू दे डिस्कस कि मेरे को ये हो गया, मेरे को हो गया। अगर नहीं डिस्कस करिए तो मे भी शायद ना हो, मैं जस्ट वही जानना चाहता हूँ कभी हो। सर जो कॉमन विजुअल आपको दिखता है वो है बॉल्डनेस दिखती है, हाँ मैक्सिमम है। आप मोस्टली आप देखें जो केमिकल टैंकर के लोग हैं वो आपको थोड़े गंजे दिखेंगे। अच्छा ये है। अब ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% केमिकल टैंकर की वजह से है या उनका हेरिडिटरी है, आई डोंट नो, बट आपने कितने केमिकल टैंकर्स किए हैं? ये लास्ट मेरा 4th केमिकल टैंकर था सर। तो आपने 4 केमिकल टैंकर किए हैं, Yes, ओके। एक तो आपको लगता है कि बॉल्डनेस इज कैन बी द रीजन। और नाउ गाइस अगेन व्हेन वी आर पुटिंग दिस ही हैज गॉट एक्सपीरियंस, मतलब 4 जहाज का एक्सपीरियंस है। सो प्लीज टेक एवरीथिंग विद अ बिट ऑफ, क्या कहते, कोई अगर केमिकल टैंकर कैप्टन साहब भी वीडियो देख रहे होंगे तो ही माइट बी जजिंग, अरे बड़ा है बुल में तो पूरे बाल हैं। सो वी आर सेटिंग हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं हम उसी बेसिस पे बात कर रहे हैं। किसी को कहीं लगता है तो दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड शेयर देयर व्यूज एंड आई विल बी मेकिंग वीडियोस आउट हियर। अभी हमारे शिप के जो कैप्टन साहब थे, ही वाज अराउंड 55 बट ही लुक्स लाइक 45। ही वाज वेरी हेल्दी, 6'3", उनके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सफ़ेद बाल थे, नॉर्मल एजिंग, बट ही वाज ओके। तो ये मैं कह रहा हूँ सर ये डिपेंड करता है, बट केमिकल टैंकर में आपको ज़्यादा बॉल्ड लोग दिखेंगे। आपने क्या कोई प्रॉब्लम फेस करी है? यस, सेकंड मैं बोल सकता हूँ कि जो ENT का जो एरिया है, ईयर नोज थ्रोट, क्योंकि वो जो गैस का आपका एनवायरनमेंट है, आपको N2 प्लांट के आसपास रहना पड़ता है, आपको IG प्लांट के आसपास रहना पड़ता है, बाहर आप बहुत डिफरेंट तरह के केमिकल्स को लोड कर रहे हैं, तो एक्सपोजर तो सर है। अभी वो हर किसी का अलग अलग है। किसी को जो कॉमन है 90% जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ईयर्स में बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहना, शोर लीव पे जाके डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है, वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, फिर उसकी वजह से मेडिकल साइन ऑफ लेना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, हो जाता है। नोज़ में कई का साइनस का इशू आ जाता है, किसी को कुछ ब्लॉकेज आ जाती है, थ्रॉट में इवन मैंने खुद ये फेस किया है, थ्रॉट आपका बहुत बंद हो जाता है, जितनी एयर आपकी इन एंड आउट होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो ये केमिकल टैंकर्स के सर डिसएडवांटेजेस तो हैं। ओके, चलो अब मुझे ये बात करते हैं किसी अब आपके जो दोस्त हैं शायद आज वो जो शोर पे काम कर रहे हैं वो 1.5 लाख की सैलरी पे हैं, आप हो से $6,000 की सैलरी पे। अगर आपने अपनी सैलरी नहीं बढ़ाई, से यू डू नॉट शिफ्ट टू LNG कैरियर्स, आपकी जाहिर सी बात है 6200, बहुत ज़्यादा होगा तो $7,000 तक सैलरी रह जाएगी, आप मानते हैं? तो बेसिकली ग्रोथ आपकी स्टैग्नेंट होगी। सो हाउ डू यू लुक एट योर करियर, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट यू प्लान टू डू सो दैट आपकी ग्रोथ सही। देखो यार 10,000 की सैलरी है, 40,000 की सैलरी थी, उसे छोड़ के 10,000 की सैलरी शुरू करके अभी आपकी सैलरी 4.5-5 लाख रुपये पर मंथ है, वहाँ तक आप पहुँच गए, ये ग्रोथ है। लेकिन अब आगे कांस्टेंट है। यस सर। सो हाउ डू यू प्लान टू मोनेटाइज दिस सो दैट आप लॉन्ग टर्म में पीछे ना रह जाएं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रैट रेस आपको लोगों से आगे निकलना है, बट मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि हमें पीछे भी नहीं रहना किसी से। अगर हम आगे नहीं निकल रहे तो ये ना हो कि बहुत पीछे रह जाएं। तो व्हाट आर योर प्लान्स और आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उसके लिए? सर एक साइड हसल जो है वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, और वो ज़रूरी नहीं है कि एक शिप ही बंदा ही करे, हर कोई करता भी है और करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप शिप लाइफ की बात करोगे तो सर एक एज, मेरा ओपिनियन, एक एज फैक्टर के बाद आप फिर से 4th इंजीनियर में शुरू करेंगे, फिर से 3rd इंजीनियर में शुरू करेंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, तो आपका टाइम, आपकी एज निकल जाएगी। बाय द टाइम यू विल बी चीफ इंजीनियर, यू विल बी ओल्ड इनफ, तो आप वो खर्च ही नहीं कर पाओगे जो पैसा कमा रहे हो। तो सबसे अच्छा तो सर यही है कि आप सेकेंडरी 3rd सोर्स ऑफ ऑप्शन देखो। आप शोर पे और क्या काम कर सकते हो, जैसे आप अपने वीडियोस में काफ़ी चीज़ें बता रहे हो कि शोर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आप नहीं खींच सकते सर। इसके अंदर मैं टू ऑल दी सी फेयरर्स एंड आपको भी एडवाइस देना चाहूँगा, द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी, क्योंकि हम जल्दी पैसा कमाना शुरू करते हैं और ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू कर देते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बाद, तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट की जर्नी सही रखिए। मैं ये आपको लिखित दे सकता हूँ, टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल, अब जितने भी लोग देख रहे हैं जो सी फेयर बनने वाले हैं, हमारी लाइफ के बारे में बैंक के लोग नहीं जानते, हमारी लाइफ के बारे में हमारे पापा के जो दोस्त है जो LIC के एजेंट बने हुए या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बने हुए कहीं पर, वो नहीं जानते हैं। दैट इज़ वेयर द चैलेंज लाइज। हमारी सी फेयर्स की लाइफ यूनिक है, हमारा लाइफस्टाइल यूनिक है, हमारी सैलरीज कितनी आएंगी लोगों को बल्क में दिखती है, लेकिन फिर 1-1 साल 1.5 साल हम कोर्स में बिजी होते हैं, एग्जाम में बिजी होते हैं, तो हम जा नहीं पाते हैं। फिर कल को कुछ मेडिकल साइन ऑफ हो गया तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ करनी है? बड़े बड़े घर ले लिए हैं, बड़ी बड़ी ज़मीन ले ली हैं, बड़े बड़े लोन ले लिए हैं और फिर फंस गए हैं। यस सर। सो यहाँ पर टू एवरी सी फेयर इंक्लूडिंग यू मनदीप,
एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सी फेयर्स का कोर्स है, प्लीज़ उस कोर्स को डाउनलोड कीजिए। मतलब देखिए मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट पे हर सी फेयर को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और एक इंस्टाग्राम पे पेज है फाइनेंस फॉर सी फेयर्स, उस पेज को फॉलो कीजिए, जिसमें रेगुलर मैं अपडेट्स इनपुट्स डालता रहूँगा, क्योंकि सच बता रहा हूँ आपको, हमारी लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता। और एफ पे फाइनेंस होता है, और एफ से एक और वर्ड होता है जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाता है, बिकॉज वी आर नॉट वेरी लिटरेट टूवर्ड्स फाइनेंस। हम लोग इतने अमेच्योर रहते हैं यार, घर वाले बोलेंगे ज़मीन ले ले, कोई बोलेगा, और पैसा आता है खुला तो लोग भी ले जाएंगे, फिर बाद में वापस नहीं करेंगे, तो बहुत से चैलेंज होते हैं। वी हैव टू बी वेरी वेरी। सर 90% सी फेयर जो हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, और नहीं, गाँव से नहीं करते, शहर से करते हैं, बट टीयर 3 टीयर 4 सिटीज ज़्यादा है। आप कह सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है अपने पैसे को संभालना, सबसे बड़ा। आप एफडी और एलआईसी पॉलिसी के अलावा लोगों को नहीं पता होता, तो जब वो लिटरेसी हमारे पास है नहीं तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा, और बाय द टाइम जब तक हमें समझ में आएगा, जब तक फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर जहाज पे जाना पड़ेगा, फिर कॉन्टैक्ट करने पड़ेंगे। सो टू ऑल दिस, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको समझना है कि मर्चेंट नेवी का आप जूस निकाल के पी सकते हैं अगर सही टाइम पे सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट भी सीखें, पहली चीज़। और देखो यार गाइस, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो हर वो चीज़ जो कि झाजू के लिए जरूरी कर रहा हूँ, मुझे फाइनेंस खुद नहीं आता था, मैं खुद सीख रहा हूँ। बट ये मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ कोई गलत नहीं बोलेगा, इफ़ नॉट द बेस्ट एडवाइस, बिकॉज फाइनेंस के अंदर advices will keep changing as per the risk appetite of the person, what he wants. Correct, sir. And I am not a certified financial management player for the seafarer, but meeting a lot of people, getting their journeys to know, and then I have got the credibility और से a voice, कितने लाखों लोग मुझे जानते हैं, सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो आप प्लीज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बस कहना चाहूँगा, मनदीप थैंक यू वेरी मच, देहरादून आए, कोर्स करने आए थे, अपना कोई भी ईटीओ कोर्स करें, stcwcoursefinder.com से कोर्स बुक कीजिए, आपको बहुत सस्ते रेट में कोर्सेज पता चल जाएंगे, जेन्युइन जगह जहाँ से आप कोर्सेज करते हैं वो पता चल जाएगा। अगर आप अच्छे कोर्सेज अच्छे स्टैंडर्ड के सीखने के लिए करना चाहते हैं, वो जगह पता चल जाएगी, कुछ डिस्काउंट चाहिए वो मिल जाएंगे, ये सब चीज़ यहाँ पर है। हमने बात सर STCW कोर्स फाइंडर से शुरू करी थी, तो इसके बारे में एक छोटा सा इनपुट देता हूँ। मैंने जितने भी कोर्सेज किए अभी तक, वो या तो कॉल बेस्ड, आपको पूछ लिया, किसी को पूछ लिया, अरे भाई ये कोर्स कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, नोएडा हो रहा है, पंचकुला हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो हम लोग उठ के चले जाते थे। अभी फर्स्ट टाइम पे आपका STCW कोर्स फाइंडर मैंने ओपन किया, जो प्राइस मुझे पहले पता चल रही थी उससे नॉट 50%, उससे भी कम वो प्राइस में मेरे 2 कोर्स हो गए, और इवन मर्चेंट नेवी डिकोडेड ने उसमें भी मुझे एडिशनल थोड़ा डिस्काउंट दे दिया। तो ये हर एक सी फेयर को, एटलीस्ट एक वेबसाइट है, आप जाके चेक करिए, तो उससे आपका ही बेनिफिट है। ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ टू ऑल दी ETO एस्पिरेंट्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप सही कंपनी में सही कॉलेज स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी भी $400-500 पर मंथ हो सकती है। 10,000 तो नहीं होगी, 10,000 तो नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ, अगर आप सही तरीके से करते हैं, और अगर आप एलिजिबल है तो उसके लिए आप ETO एस्पिरेंट एक्सलेंस पैकेज बाय कर सकते हैं। और अगर आप ETO बन चुके हैं, ट्रेनिंग ETO करें, तो MND फ्लिक्स पे जाके फ्री ट्रायल वीडियो ज़रूर देखिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं ये बिल्कुल वादा नहीं करता हूँ मनदीप को गालियाँ पड़ी हैं, मुझे पड़ी, आपको भी पड़ेंगी, बट जो फ्रीक्वेंसी है शायद वो कम हो जाए, और शायद जो जजमेंट्स पास हो रहे हैं वो थोड़े कम हो जाए। करेक्ट सर, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मनदीप? मनदीप 10 के बारे में मैं बात करूंगा तो अच्छा नहीं है, आप ही बात करिए। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, मैंडी व्लॉग्स करके जो मनदीप का चैनल है, प्लीज़ उस पर देखिए, ही पुट्स इन अमेजिंग वीडियोस, एफर्ट्स डाल रहे हैं। और मैं मनदीप से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, कि कुछ टेक्निकल पढ़ाई वाली वीडियोस भी डाले थोड़ी थोड़ी करके। आई नो कि बोरिंग है, लोग नहीं देखना चाहते, लोगों को स्टाइलिश मनदीप देखना है, लोगों को फोटो देखनी है, बट प्लीज़ ये चीज़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर एंडिंग, एक इंपॉर्टेंट टिप फॉर एनी ETO हु इज जॉइनिंग हिज फर्स्ट शिप, क्या देना चाहोगे? सर, लाइन डायग्राम इज़ द फर्स्ट थिंग। लाइन डायग्राम, आप फर्स्ट शिप ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे सेकंड शिप ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे 8th शिप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका फंडा मैनुअल कभी मत छोड़ो। जब आपके पास टाइम लगे आप मैनुअल पढ़ते रहो, मैनुअल पढ़ते रहो, वो आपका दोस्त है। मेरे एक बड़ा साहब थे, वो बोलते थे तेरा जहाज़ पे कोई दोस्त नहीं है, जैसे आप बोलते थे तेरे जहाज़ पे सिर्फ मैनुअल दोस्त है। अगर मैनुअल तुझे आता है तो तेरे सारे दोस्त हैं, नहीं तो तेरे से सब लड़ेंगे। बहुत सही बात। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो एडवाइस तुम देना चाहोगे फ्यूचर ETO एस्पिरेंट्स को? एक सर पर्सनल मेरी एडवाइस है, वो मैं फोर्स नहीं करूँगा, वो मैं सिर्फ कह सकता हूँ क्योंकि वो मैंने यूज़ किया, मैंने किसी को देखा था, उससे मैंने सीखा और अब वो मैं यूज़ करता हूँ। वो ये है सर, हम जब वर्किंग अलॉफ्ट, जब हम हाइट पे काम कर रहे हैं या हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो हमारी एक हैबिट है, एक टूल बॉक्स है, उसको उठा के लेके जाते हैं। अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो बोसन है या कुछ है, वो बकेट से डाल के ऊपर देगा,
और कभी कभी आप सारी एलन की लेके जाते हो, वहाँ एक एलन की मिस हो जाती है, तो फिर आप नीचे उतरोगे, फिर जाओगे। तो मैंने सबसे इजी ऑप्शन क्या किया, अपने लिए कुछ टूल्स जो मैंडेटरी हैं, मुझे शिप पे मिले ना मिले वो अलग बात है, मैं वो टूल्स हमेशा अपने साथ, मेरे शिप वाले सारे दोस्त जानते हैं, चीफ इंजीनियर जानते हैं, सेकंड इंजीनियर जानते हैं, मैं एक 15-20 किलो का बैग है वो मैं खुद लेके जाता हूँ। थोड़ा हेक्टिक होता है कि मैं 20 किलो अलग लेके जा रहा हूँ, लेकिन जो इंस्टाग्राम में मुझे देखते हैं उनको पता है, मैं फ़ोटो भी डालता हूँ उसके बारे में। तो वो एक क्लिप बैग है पूरा, आपके सारे टूल्स वो आपके साथ आ जाएंगे, आपके प्लायर से लेके, आपके वाईफाई के रैचेट स्पैनर से लेके, क्रिम प्लायर से लेके, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़, इवन मल्टीमीटर भी, क्योंकि सर ये हमारा काम है। अब अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, जब पहली बार मैं अगर मनदीप के साथ काम करूँगा, मनदीप को मैं नहीं जानता और पहली बार इलेक्ट्रिकल ऑफिसर आ रहा है जो कि अपने टूल किट लेकर आ रहा है, मैं अभी उसका काम नहीं देखा मनदीप, आई डू नॉट नो हाउ गुड यू आर विद योर इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, ट्रबल शूटिंग ऑल्सो, बट मैं एक चीज़ वहीं पर फुल मार्क्स देखूँ दैट दिस गाय इज सिंसियर विद हिज वर्क। जो आदमी अपने पैसे के टूल किट खरीद करके खुद कैरी करके लेकर आ रहा है और अपना बना रखा है, दिस गाय इज सीरियस विद हिज वर्क, एंड वहाँ पर 10 में से 10 मिलेंगे और एक जजमेंट क्लियर हो जाएगा कि यार आदमी का एटीट्यूड सही है। एंड समटाइम्स दिखावे के लिए करना, सही चीज़ के लिए करना, इट विल वर्क। फोटोग्राफ्स आपने देख लिया मनदीप की पॉडकास्ट के ऊपर जो डली हुई है। प्लीज़ फॉलो हिज यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम फॉर मोर सच अपडेट्स, एंड प्लीज़ यार ETOs को गाइड करो अच्छे से प्लीज़। फॉर श्योर। थैंक यू मनदीप, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, जय माता दी सर।